नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में बात चुनावी मुद्दों की तो होगी ही। कोरोना के बाद प्रदेश में ये चुनाव हो रहा है। कोरोना का इस चुनाव पर कितना असर होगा, इसके लिए चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए कोरोना संकट एक बड़ी चुनौती है। इसका असर उनकी तैयारियों को देखकर समझा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस का प्रचार अभियान बीजेपी की तुलना में थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर चुनावी क्षेत्र में हलचल भी शुरू हो गई। एक के बाद एक बड़े नेता चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद यह पहला चुनाव है, इसलिए ये चुनाव सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। कोरोना के बाद प्रदेश में पहला चुनाव हो रहा है। कोरोना संकट बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्या चुनाव पर होगा कोरोना संकट का असर? बीजेपी कैसे करेगी चुनौती का सामना? कांग्रेस को मिलेगा कोरोना का फायदा? कोरोना से प्रदेश में कितनी मौत हुई, इसको लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हालात भयावह थे। अस्पतालों के बाहर जो मंजर थे, उसे भुला पाना आसान नहीं है। और ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है। यही वजह है कि बीजेपी इस चुनाव में कांग्रेस की तुलना में अधिक एक्टिव नजर आ रही है। प्रदेश के सभी बड़े नेता चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। बीजेपी के सभी सीटों पर चुनाव जीतने वाले दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव के नतीजे की बताएंगे। लेकिन इतना तय है, ये चुनाव बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं दिख रहे जितना कि बीजेपी दावा कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ बीमार होने की वजह से प्रदेश से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी बीजेपी की तुलना में थोड़ी धीमी नजर आती है, जिसका फायदा थोड़ा बहुत बीजेपी के पाले में जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो उपचुनावों को बिगुल बच चुका है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये उपचुनाव किन परिस्थितियों में हो रहे हैं। जो हमारे 4 जनप्रतिनिधि हमारे बीच नहीं हैं, उनकी जान कोरोना से गई और अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इस उपचुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के मामले और बढ़ने शुरू हो जाएं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन सामने है, क्या उनका 100% पालन हो पाएगा? सवाल यह भी है। चर्चा करने के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और रवि सक्सेना जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल सत्यप्रकाश जी आपसे ही जुड़ गए हैं। तीनों मेहमान, स्वागत आपका। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है सर, गाइडलाइंस तो बहुत सारी होती हैं। इस बार भी कह दिया गया है कि इतने लोग प्रचार करेंगे, ऑनलाइन नामांकन की ऑप्शन दिया गया है, ज़्यादा काफिला नहीं लेकर चल पाएंगे प्रत्याशी। आपको लगता है इन चीज़ों का पालन हो पाएगा? इतने सारे राजनीतिक कार्यक्रम तो चुनाव से पहले ही हम देख चुके हैं, जिनमें कहीं भी भीड़ कम नहीं दिखी, मास्क पूरी तरीके से लोगों के चेहरों पर दिखा नहीं, और जिस तरीके से छोटे छोटे जनसभा भी हो रही हैं, वहां भी मास्क नजारत है। जी 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 लोकेंद्र जी, आपने दूसरी लहर के पहले कुछ असेंबली इलेक्शंस देखे हैं, ठीक है, और कुछ बाईपोल्स भी देखे हैं। उनमें आपने इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन जारी की थी, वो बिल्कुल वैसी ही पहले थी, अब भी वैसे ही है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन क्या वहाँ पालन 100% हुआ? नहीं। आपने देखा यूपी के पंचायत पोस्ट, वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन और कई स्टेट्स के उसके साथ इलेक्शंस, तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं इसको बड़ा एक कारण माना जाता है कि वो दूसरी वेव का बड़ा कारण रहा है। लेकिन ये जो तीसरी लेयर की वेव की जो संभावना है, उस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा सा भी समझता है तो वो ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये नहीं आएगी। हाँ, भले लोग अभी मध्य प्रदेश में तो ऐसा दिखता नहीं है कि लोगों को ये लग रहा है कि तीसरी वेव आएगी, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है उससे पता लगता है कि वो समझ चुके हैं कोरोना चला गया है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी कोई आपदा होती है, परेशानी होती है, तो जो पब्लिक होती है वहाँ की, जो वो सरकार से ज़्यादा आशा रखती है, तो अपोजिशन से वो आशा नहीं रखी जाती। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सरकार के लिए एक परेशानी का सबब
इलेक्शंस में बन सकती है। लेकिन मैंने जो देखा है कि भाजपा की जो तैयारी है, भाजपा का जो संगठनात्मक क्रियाकलाप है इलेक्शन के को लेकर, वो बहुत ही मजबूत रहता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और कांग्रेस के हालात थोड़े से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस किस दौर से गुजर रही है, जैसा कि पंजाब में हो रहा है, सेंट्रल लीडरशिप में हो रहा है, ऐसा कहीं भी यहाँ नहीं दिखता है। इसका भी प्रभाव बाई इलेक्शंस पर पड़ता है। पब्लिक इसको सोचती है कि कांग्रेस में जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं वीक है। ऐसी वीक स्थिति में जो स्टेट की यूनिट है वो कैसे बियर करेगी, आगे कैसे बढ़ पाएगी। अभी तक मैंने जो एनालिसिस किया है या मैं जो जान पाया हूँ कि जो स्टेट की यूनिट्स हैं कांग्रेस की, वही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप इसको ये मान के मत चल रहा कि सेंट्रल लीडरशिप बहुत मजबूत है जिसका प्रभाव यहाँ पड़ता है। मैंने एक दिन और उदाहरण दिया था, आज मैं फिर एक उदाहरण दे रहा हूँ। अमरिंदर सिंह को हटाया तो उनके क्रियाकलाप आप देख रहे हैं क्या है। आपने गुजरात में हटाया तो आप वहाँ देख लीजिए, आवाज़ भी नहीं आ रही है कि कौन हटा कौन नहीं। वो जो मोदी जी और अमित शाह जी या बीजेपी जो चाहती है वही बोल रहे हैं वो। तो ये कांग्रेस में बीजेपी में अंतर दिखता है। कांग्रेस को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम कह रहे हैं हमसे छोटे से भी हमें सीखना चाहिए। अगर बीजेपी उससे छोटी पार्टी है उनकी नज़र में, वैसे तो अब वो बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है उनकी नज़र में, हो या ना हो, लेकिन जब भी हमें किसी से भी सीख लेनी हो तो अपने से छोटे से भी ले लो। आप इस अहम में, इस गुरूर में मत रहो कि हम ग्रांड ओल्ड पार्टी है देश की। बिल्कुल हैं, आप बहुत मजबूत पार्टी रहे, लेकिन आज आपके हालात उतने अच्छे नहीं हैं। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसा कि आपने बोला, कमलनाथ जी की थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि वही लीडर ऑफ अपोजिशन है, वही कांग्रेस प्रेसिडेंट है स्टेट के। इन हालातों में वो कैसे चुनाव में जाएं और किसी को कोई दिशा निर्देश नहीं है, तो थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कुछ मजबूत कम दिखती है। लेकिन शिवराज सिंह जी की इसमें आपको चीज़ बेहतरीन बता रहा हूं कि शिवराज सिंह की सिर्फ आन बान और शान का ये चुनाव होगा, ये उनके लिए टेस्ट का चुनाव होगा। क्योंकि जो स्पेकुलेशन चल रही हैं चेंज ऑफ लीडरशिप इन दी स्टेट्स, उसके कारण कहीं ना कहीं शिवराज जी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि नंबर से किसी के पास भी चले जाएं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पक्की बात है कि शिवराज जी को इससे बड़ा फर्क पड़ने वाला है कि अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गए तो सेंट्रल लीडरशिप जो सोच के बैठी है, जैसा कि वो कर रही है, 3 राज्यों में कर चुकी है, तो हो सकता है चौथा कहीं टारगेट हमारा मध्य प्रदेश ना हो जाए। जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, आप डॉक्टर भी हैं, भली भांति समझते हैं, लोगों को ये बताते भी हैं कि आपको कैसे कोरोना से बचना है। लेकिन जब पिछले चुनाव हुए थे 28 सीटों पर, उसके बाद 1 सीट पर जो डॉक्टरों की सलाह थी वो बिल्कुल नहीं मानी गई सर। और जब बीजेपी के नेताओं से हम पूछते थे, आप भी उनमें शामिल थे, तो आप ये कहते थे कि हमारा फर्ज है कि हमें प्रचार करना है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव आयोग को देखना चाहिए, वो चुनाव ना कराएं। इस तरह के बयान भी सामने आते थे। तो इस बार उम्मीद की जाए, क्योंकि सेकेंड वेव की जो हमने भयावहता है वो देखिए, फर्स्ट वेव में चलिए उतना डर नहीं लगा था लोगों को, लेकिन सेकेंड वेव ने डराया है। तो वो डर दिखेगा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी या नहीं? देखिए लोकेश जी, मेडिकली तो मैं 2-3 बातें जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि आपका बहुत महत्वपूर्ण चैनल है ये। पहली बात, हमने जो विंडो रखी थी इस वेव की, वो नवंबर तक की है। अक्टूबर शुरू हो गया, आज 1 तारीख है, और ये मान के चल सकते हैं कि जो विंडो है जिसमें एक्सपेक्टेड है, हमको एक्सपेक्टेड थी ये वेव, उसका लगभग 60% समय तो निकल गया है। अक्टूबर यदि हम और अच्छे से निकाल देते हैं, निकल जाता है हमारा, तो आप मान के चलिए कि हम कह सकते हैं कि हम उस वेव से बच गए हैं। क्योंकि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो नॉर्मल एंडेमिक केसेस के रूप में आ रहे हैं, एपिडेमिक के रूप में नहीं आ रहे हैं। ये मेडिकल और विज्ञान का जो आकलन है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो मैंने आपके सामने रखा है। और शायद यही कारण है कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं जो विशेषज्ञों को ऑन बोर्ड लेकर, चाहे वो ICMR के हों या उसके अनुसार ही आगे इलेक्शन प्लान करती है। और जो डेटा आता है फील्ड से, जैसे कि मध्य प्रदेश में 60-70 हज़ार टेस्ट रोज हो रहे हैं, तो उसका डेटा आ रहा है। ऐसे देश भर का डेटा आता है, उसका एनालिसिस करके उसको लेकर आगे चल के इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, प्रिकॉशंस तैयार किए जाते हैं। आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है वैक्सीनेशन, कि हम लोग वैक्सीनेशन का 2nd डोज कंप्लीट करें। और लोकेश जी, आपने देखा होगा सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, और शर्मा जी भी ग्वालियर में इसको देख रहे होंगे कि विभिन्न बाजारों में और सब जगह मैं देखता हूं कि पैरामेडिक्स और मेडिक्स जो हैं वो अपनी बेंच लगाकर बैठे हुए हैं। बहुत सारी संस्थाएं, ग्वालियर में तो जो आपका इंडस्ट्रियल और कॉमर्स के ग्रुप्स हैं
उन लोगों ने सीआईए वगैरह ने भी बहुत अच्छी बेंचेस वहां लेकिन भीड़ से तो बचना है ना सर, राजनीतिक पार्टियां ख्याल रखेंगी। ये मेडिकल पॉइंट आपने रख दिया, अब पॉलिटिकल पॉइंट की जिम्मेदारी भी लेंगे क्या आप? देखिए, पॉलिटिकली जहां तक चुनाव की व्यवस्था है, चुनाव विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में चुनाव आयोग कराता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें राजनीति करने की जरूरत है। जो भी चुनाव आयोग तय करेगा वो चूंकि विशेषज्ञों के ज्ञान के प्रकाश में तय करता है। नहीं सर, सवाल वो है कि गाइडलाइंस तो आ चुकी हैं, अब सवाल उनके पालन का है। और अभी हमने देखा ना ग्वालियर में बड़ा कार्यक्रम हुआ सिंधिया जी का, उसके बाद क्या जवाब दिया गया कोर्ट में कि ये तो शासकीय कार्यक्रम था। ये तो बचने के रास्ते निकाले जाते हैं। मैं आपकी बात से मैं नकार नहीं रहा हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि चुनाव आयोग जो भी मार्गदर्शिका तय करेगा हम पूरी भरसक कोशिश करेंगे और कि हम उसका पालन करें। लेकिन मैं दूसरी बात में जो मैंने आपके सामने रखी है कि उसके साथ साथ चुनाव भी होंगे ही। तो और नहीं, ऐसा इस बार क्या, इस बार कोई ऐसी चीज एक संदेश के रूप में भी जनता को दिखाई जाए ना कि हम ऑनलाइन नामांकन करेंगे, उस प्रथा को तोड़ेंगे हम कि जिसमें शक्ति प्रदर्शन होता था नामांकन के दौर में। ऑनलाइन कीजिए ना, जो चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं बनाई है पालन करिए उसका, 2 गाड़ियों के साथ प्रचार कीजिए। यहाँ तो अगर कोई एक वीआईपी नेता जाता है सर, उसके पीछे कम से कम 100-200 लोग होते हैं। 200 लोगों की जो डेडलाइन रखी गई है। आपका जो सुझाव है और आपका जो आकलन है, आप जो कहना चाहते हैं, आप कह बहुत अच्छी बात रहे हैं, लेकिन गलत व्यक्ति से रहे हैं, क्योंकि हम तो उसमें पार्टिसिपेंट हैं चुनाव में। चुनाव आयोग का एक आपको चौथी खिड़की और रखनी थी आपके अलावा, तो उसमें आप चुनाव आयोग के प्रतिनिधि को बिठाते तो शायद आपकी आवाज ठीक जगह नहीं सर, उन्होंने तो ऑप्शन दे दिया है आप लोगों को। आप लोग पार्टिसिपेंट हैं, आप लोगों के पास ऑप्शन है, ये काम आप लोगों को करना है कि आप लोग उसका पालन करते हुए करिए। मार्गदर्शिका है, राजनीतिक दल तो जो चुनाव आयोग की मार्गदर्शिका है उसको पालन करना मैंडेटरी है। हम हर चीज को ऑनलाइन कहते हैं, इस बार करें ना, बीजेपी के जो भी 4 उम्मीदवार होंगे ऑनलाइन नामांकन करें, वो अपना घर बैठकर आराम से। क्यों नहीं करेंगे? देखिए, चुनाव आयोग की जो भी मार्गदर्शिका होगी उसका पालन 100% किया जाएगा, और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि वैधानिक है वो। भाई, यदि हम चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो इट इज वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हम सब लोग इस बात को जानते हैं, तो ऐसा क्यों हम मान के चल रहे हैं कि उसका हम वायलेशन नहीं, हमने तस्वीरें देखी है ना सर, ये कोई पहला चुनाव नहीं हो रहा है। इससे पहले उपचुनाव हुआ, उसके बाद दमोह का चुनाव हुआ, उसमें हमने देखा है कितने लोग मास्क पहनते हैं। और हम चुनाव छोड़ देते हैं सर, अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार पॉलिटिकल कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी तमाम मंत्री यहाँ पर आशीर्वाद लेकर गए, वो तस्वीरें हमने देखी। अभी सिंधिया जी ग्वालियर पहुंचे, वो तस्वीर हमने देखी। जनदर्शन कार्यक्रम हो रहा है, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। सबके चेहरों पर मास्क नहीं दिखता है, हम इसे चुनाव से जोड़ करके देखें। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, आपका सवाल, आपकी चिंता, आपकी अपेक्षा, मैंने पहले ही कहा नाजायज नहीं है, पर उसी के साथ में समाज का भी एक स्वरूप है, और राजनीतिक दल होने के नाते हमारा आग्रह इसका रहेगा ही रहेगा। ये मैंने आपके सामने बहुत स्पष्ट कहा, और मैं तो इस बात को भी कहता हूँ, और हमने किया भी है इस बात को, कि अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने टीकाकरण के विशेष अभियान को लिया। आपने देखा एक ही दिन में देश भर में लगभग 2 करोड़ टीके लगाए गए। तो हम तो अपने हर राजनीतिक अवसर को भी हम कोशिश ये कर रहे हैं सेवा समर्पण के माध्यम से और विभिन्न पखवाड़ों के माध्यम से कि हम कोरोना को हैंडल कर रहे हैं। रवि सक्सेना जी से इस पर सवाल ले लेता हूँ। रवि सक्सेना जी, बंगाल का चुनाव में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई थी कि राहुल गांधी रैली नहीं करेंगे। बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे थे कि ये अपने हितों को साधने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बार आप पार्टिसिपेंट हैं चुनाव में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं उनका पालन आप लोग करवाएंगे वहां पर, या हो पाएगा? क्योंकि मास्क नहीं लगाते हैं सर लोग, नेताओं के फोटो अच्छे नहीं आते, मास्क रहता है तो वो नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं, मैंने आपको कहा कि जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा और पालन करना भी चाहिए, क्योंकि जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। राजनीति एक अलग चीज है और हमारे सामाजिक दायित्व दूसरी चीज है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति अगर लापरवाह होंगे तो निश्चित रूप से जो हमने सेकंड वेव में देखा और जिस तरह से नेग्लिजेंसी हुई और जिस तरह से हमारे प्रदेश के और देश के लोगों की जान हमको गंवाना पड़ी, उसका एक मैं समझता हूँ उसकी कोई भरपाई हो नहीं सकती है। तो चुनाव एक अलग चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ, इस बात से मेरा अटल विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आप देखें, जनदर्शन यात्रा में मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं,
सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है, लाए जा रहे हैं लोग और उनके चेहरों पर मास्क नहीं है। इवन मुख्यमंत्री जी के स्वयं के चेहरे पर मास्क नहीं है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ग्वालियर में, निमाड़ में और अभी इंदौर में रैलियां की, इतनी विशाल रैलियां हुई, इतने सारे लोगों को लाया गया और मास्क गायब थे, सैनिटाइजेशन की बात नहीं थी, जो WHO की गाइडलाइंस है उनको पूरी तरह से दरकिनार किया गया। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, और जब करने की बात आती है तो करते कुछ और है। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कह रहा हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि हमें चुनाव लड़ना है, पूरी ताकत के साथ लड़ना है। अभी हमने दमोह का चुनाव कांग्रेस पार्टी को जनता के आशीर्वाद से हमने जीता है। आगे भी ये चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जनता के आशीर्वाद से जीतना चाहती है, पर जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन होना चाहिए। ये मेरा ये आप बहुत अच्छी बात है, टीवी पर तो अच्छी बातें हो रही हैं सर, लेकिन क्या कोई पार्टी के अंदर इन गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए व्यक्ति मौजूद रहेगा रैलियों में कि सुनिश्चित कराया जाए? निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। हमने 60 साल तक इस देश को पर सत्ता में काम किया है जनता के आशीर्वाद से। आगे भी हमको जनता के जो उनके पैरामीटर्स हैं, जो उनकी जान की हिफाजत करने की बात है, उस पर हमें खरा उतरना है और उसके लिए हम निश्चित रूप से एक जिम्मेदार पार्टी, जिम्मेदार विपक्ष के रूप में आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोरोना गाइडलाइंस की और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उनका अक्षरशः पालन करे। हितेश जी, एक सवाल ये भी है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई थी राज्य सरकार की तरफ से, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। हमने देखा भी जो धार्मिक कार्यक्रम थे उनको भी अलाउ नहीं किया सरकार ने, उसको लेकर कांग्रेस ने तमाम सवाल भी उठाए थे। तो जो ये कार्यक्रम हुए इस बीच इतने सारे, अगर कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, वहां के अधिकारियों ने कैसे परमिशन दे दी इतने बड़े कार्यक्रमों की, तो फिर सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठते हैं कि जनता के लिए नियम कुछ और हैं, जब अपनी बारी आती है तो नियम बदल जाते हैं। अगर सीधे सीधे प्रतिबंधित है तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम होना ही नहीं चाहिए था प्रदेश में। देखिए, मैं अगेन आपके ऑब्जर्वेशन को मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन साथ साथ हमको एक बात और ध्यान रखना चाहिए। जब मैं आपसे बात करता हूं तो अभी डేटा आया है कि लगभग 70% लोगों ने देश में, मैं आदरणीय शर्मा जी के भी संज्ञान में बात लेकर आऊंगा कि लगभग 70% लोगों को एक डोज लग चुका है और लगभग 25% लोगों को हम मैं सरकार की गाइडलाइंस की बात कर रहा हूं। हितेश जी, क्या सरकार ने अलाउ कर दिया राजनीतिक कार्यक्रम? मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने गाइडलाइंस पढ़ी हैं 14 जुलाई की और उसके बाद जो भी अपडेट हुए उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि राजनीतिक कार्यक्रमों को अलाउ किया जा रहा है। इस पर जवाब दे दीजिए। गाइडलाइंस आप लोग ही बनाते हैं, आप लोग पालन नहीं करेंगे सर तो कैसे होगा फिर? या तो अब नई गाइडलाइंस आ जाएं कि जिनको 1 वैक्सीन या 2 वैक्सीन लग गई है वो बाहर निकल सकते हैं। बोल सकता हूं? जी जी बोलिए। जी, तो मैं भी आपको सरकार के ही प्रयास की बात कर रहा हूं कि सरकार किस प्रकार से कोरोना को लेकर गंभीर है, ये इस बात को इसको उद्घाट करता है। हमारा लक्ष्य है कि हम दिसंबर आते आते तक अपना वैक्सीनेशन कार्यक्रम समाप्त कर लें। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सरकार कोरोना और उसको स्प्रेड को लेके कोई, लेकिन जो गाइडलाइंस सरकार बनाती है उसका भी तो पालन करवाना है हितेश जी, वो भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उसकी खुद की बनाई गाइडलाइंस का पालन वो खुद नहीं करेगी तो आम लोग कैसे करेंगे? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, सरकार ने वैक्सीन की उपलब्धता कर दी, सरकार ने प्रचार प्रसार किया, सब कुछ किया, उसके बाद लोगों ने भी तो लगवाई ना वैक्सीन। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं कहा जाना चाहिए, जब देश के 70% लोग 1 डोज ले चुके हैं, हम उस कवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं और 25% लोग 2 डोज ले चुके हैं, तो एक और जहां सरकार के प्रयास की सराहना होना चाहिए, वहीं समाज की भी संवेदनशीलता की होना चाहिए। तो गाइडलाइंस बदल दी जाए फिर। मैं वही तो आपसे मांग कर रहा हूँ कि आप गाइडलाइंस बदलवा दीजिए ना। देखिए, लेकिन जब तक नहीं बदली है, जब तक हम कैसे कह सकते हैं कि उन गाइडलाइंस को तोड़ा जाए? ये तो कानूनन जुर्म होगा। अगर सरकार कोई गाइडलाइंस बना रही है और उनको तोड़ा जाएगा तो ये कानूनन जुर्म है सर, है ना? तो और जो लोग तोड़ेंगे वो सजा पाएंगे। तो वो तो खुद बीजेपी के नेता हैं, कार्यक्रम बीजेपी के हुए हैं। कितनी कार्रवाई हुई या वहां के अधिकारियों पर कितनी कार्रवाई हुई?
लोकेश जी, आज यदि तीसरी वेव नहीं है या वो नहीं आ रही, चेंज कर दीजिए। मैं तो सीधा कह रहा हूँ सर, अगर आपको लगता नहीं है खतरा और आप डॉक्टर भी हैं, आप मानते हैं खतरा नहीं है, हम 60% टाइम निकाल चुके हैं, लगता तीसरी वेव को तो चेंज करा दीजिए गाइडलाइंस। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि हमारा 60-70% पीरियड निकल गया लोकेश जी, और इसमें समाज और सरकार दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो रही है, जो समाज ने प्रिकॉशंस लिए, जितने भी लिए हैं, आपकी अपेक्षा के अनुरूप पूरे नहीं भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से लिए हैं, यही कारण है कि भारत तीसरी वेव से बचा हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं कि ये बचा हुआ पीरियड भी हमारा अच्छा निकलेगा, बावजूद इसके हम प्रिकॉशंस लेंगे। वो तो हम भी चाहते हैं सर कि किसी तरह का खतरा ना हो, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि किसी तरह का खतरा ना हो। सत्यप्रकाश जी, गाइडलाइंस सरकार की एक तरफ और कार्यक्रम दूसरी तरफ, ये कुछ समझ आती है क्या बात आपको? बिल्कुल, आप लोकेश जी सही सवाल पूछ रहे हैं। सवाल आपने मुझसे किया है? जी बोलिए जी। सत्यप्रकाश जी। नहीं। यस लोकेश जी सुनिए प्लीज। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन कुछ और हैं, कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम और हैं, प्राइवेट कार्यक्रम कुछ और हैं। देखिए, ये चीज़ आप पहले माने कि बिफोर दी अनाउंसिंग द इलेक्शन डेट्स, इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों से जहां पर भी बाईपोल्स होने हैं उनसे वहां की सिचुएशन के बारे में जानकारी ली। पहले सभी राज्यों ने कह दिया कि हम स्थिति में नहीं हैं, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल में करा दिए, यहाँ नहीं करे, लेकिन एक छोटे से ही अंतराल के बाद यहाँ करा दिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को एंश्योर करना चाहिए कि गाइडलाइन का पालन होगा या नहीं हुआ, क्योंकि वो सेकंड वेव में जब इलेक्शन हुए सेकंड वेव के पहले, तो क्या इलेक्शन कमीशन के सामने वो रिपोर्ट्स नहीं थी? उस समय हाई कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इस बात से एंश्योर है कि हाँ, हमारी गाइडलाइन का पालन होगा। और गाइडलाइन कराने वाला कौन होता है? उस समय जो भी प्रशासन होता है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है, तो इलेक्शन कमीशन तो वही है बेसिकली। लेकिन ये पक्की बात है कि व्यवहारिक रूप से आप देख रहे हैं कि कभी भी पालन नहीं होता है। जिसे डॉक्टर वाजपेयी ने कहा है कि ये बात फैक्ट है कि मध्य प्रदेश ने ये रिकॉर्ड बनाया है वैक्सीनेशन का पूरे देश में। अच्छी बात है, और वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं अगर एक मेजर पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं खतरा टल जाता है। लेकिन डॉक्टर वाजपेयी भी ये नहीं कह सकते कि खतरा टल गया है। टाला जा सकता है या टल सकता है, पर मुझे नहीं लगता, अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंडेमिक की ओर है। अगर ऐसा है तो इंडिया में 20 to 30,000 केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं पर डे? 200 to 300 क्यों फर्टिलिटीज आ रही हैं? तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोरोना चला गया। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि अगर ऐसे ही हालात हमने बना के रखे और चुनाव में जो एक प्रिकॉशंस हैं वो नहीं बरते, तो हम हो सकता कि थर्ड वेव में चले जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग भी अब समझने लगे हैं जो सेकंड वेव को भारत ने झेला है या मध्य प्रदेश ने झेला है, उसमें सरकार कहे ना कहे, लेकिन हाँ, जिन लोगों के परिवार से लोग गए हैं, जिनके अपने करीब के लोग गए हैं, तो वो समझते हैं कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ना जाना चाहिए। लेकिन जी आपसे चाहूंगा, क्योंकि कोविड की आज हमने चर्चा की है, कांग्रेस कोविड को कितना बड़ा मुद्दा लेकर जाएगी इस चुनाव में? निश्चित रूप से हम इस चुनाव में कोविड को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। और जो शिवराज जी ने वादा किया था कि जहां पे कैजुअलिटीज हुई है वहां पर हम 1 लाख रुपया देंगे, और जो उनके बच्चे हैं उनको नौकरी देंगे, और इस तरह की सरकारी जो इमदाद है वो हम उनको देंगे, और उसका उन्होंने कोई पालन नहीं किया। जितने भी शमशान घाटों के और कब्रिस्तानों के रजिस्टर थे वो जब्त कर लिए गए, आंकड़े दिखाए नहीं जा रहे हैं। जो मौतें हुई हैं और जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। और जो सरकार की जिम्मेदारी थी, चाहे वो बेड के मामले में हो, चाहे इंजेक्शंस के मामले में हो, और जो इनकी लापरवाही की वजह से लोग कालकल्पित हुए हैं, और सेकंड वेव जिस तरह से इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है, ऑक्सीजन से लोगों की डेथ हुई है, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की डेथ हुई है। ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही है अभी। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। अब ऐसे में जनता को इस चीज का ख्याल रखना होगा, खासकर वो अपने आप से और अपनों से प्यार करते हैं, तो वोट जरूर दें जब चुनाव का समय हो, लेकिन भीड़ में जाने से बचें। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।